ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहां आपने और मैंने जो है ना वो बेसिक मोल्स कन्वर्जन का बेटा पहला सवाल देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने सवाल को डिकोड करने की तीन चीज़ें सीखी थी। कि जब भी हम लोग सवाल डिकोड करेंगे, सबसे पहली चीज़ बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, उसके अंदर से हम देखेंगे कि किसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे हमें किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। और थर्ड चीज़ हम लोग क्या देख रहे थे बेटा उसके अंदर कि हमें जो है वो किसके नीचे एरोज लगाने हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है किसके नीचे एरो लगाते हैं, और जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है हम लोग उसके नीचे एक एरो लगाते हैं, ठीक है। अब आज जो है ना बेटा हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे बेसिक मोल्स कन्वर्जन के, और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर हम लोग जो है ना वो और कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्कवर करेंगे किस तरह से हम लोग को सवाल करने हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर दिस यू नीड दिस कैलकुलेटर, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इसके अंदर सिखा भी दूंगा। बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग बहुत सारे स्टेप्स के अंदर कैलकुलेशन कर होती है, तो उसकी नीड नहीं होती है, तो मैं आप लोगों को वही बताता रहूँगा साथ साथ कि भाई इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में किस तरह से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेटा ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और बोलता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, मैं सवाल जब भी पढ़ूंगा ना तो मैं इसके अंदर से वही तीन की चीज़ें निकालूंगा जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी। सबसे पहले मुझे देखना है भाई किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो सवाल मैं पढ़ता हूँ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन डीएम क्यूब। मुझे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, मतलब मुझे क्या पता चलेगा, मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मुझे ये बात समझ आ गई है। तो इसका मतलब है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मुझे क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हाइड्रोजन की निकालनी है। अब किसकी दी हुई है ये देखना है। when 4.55 grams of zinc reacts with excess sulfuric acid। अब देखो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन किसकी है, यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन 4.55 ग्राम्स है, और ये किसकी गिवन इन्फॉर्मेशन है बेटा, जिंक की है। Zn की गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when 4.55 ग्राम ऑफ जिंक, ये मेरे पास मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन आ गई। और थर्ड स्टेप क्या था बेटा हमारा, थर्ड स्टेप ये था, मतलब थर्ड हमारी जो की चीज़ जो हमें निकालनी थी, दैट वाज कि भाई किसके नीचे मुझे एरोज लगाने। अब बेटा एरोज, आप लोगों को ये बात पता है कि एरोज हम लोग उसके नीचे लगाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और जिसकी निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन की इन्फॉर्मेशन, यानी हम लोग को हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। तो इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे एक एरो आ जाएगा, और एक एरो बेटा हमारे पास जिंक के नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बात लास्ट वीडियो के अंदर ही बताई थी कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या चीज फॉर्म हो रही है, हमें उस चीज से कोई वास्ता नहीं है, हमें उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे यहाँ पे देखो इसमें लिखा है व्हेन 4.55 ग्राम्स ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, मुझे इस चीज से कोई परवाह नहीं है कि भाई ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। मुझे सिर्फ तीन चीजें चाहिए थी, दैट वाज कि भाई किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसकी गिवन है, और किसके नीचे एरोज लगाने। मैंने वो तीन काम कर लिए, मुझे आगे सवाल के अंदर क्या लिखा है मुझे उसकी नीड नहीं है, ठीक है, बेसिक मोल्स कन्वर्जन के सवालों में। अब सबसे पहला काम क्या करूंगा मैंने आप लोग को बताया था, हाइड्रोजन जो यहाँ पे जिसके नीचे मैंने एरो लगाए, जरा आप उसको इक्वेशन के अंदर हाईलाइट कर लो। तो हाइड्रोजन मेरे पास ये रहा, H2 इसके मैंने हाईलाइट कर लिया, और जिंक मेरे पास ये रहा, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो है सवाल स्टार्ट करते हैं। अपना सवाल का सबसे पहले हम लोग स्टेप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स के अंदर। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास ग्राम्स ऑफ जिंक है, यानी मेरे पास जिंक का मैस दिया हुआ है। मुझे अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास तीन फॉर्मूलाज है बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर एमआर। ये वाला फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि हमारे पास मैस है, एमआर हम लोग जिंक का नीचे ले लेंगे और हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। एमआर जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे, और मैस हमारे पास है, तो ये वाले फॉर्मूला तो लग सकता है। क्या वॉल्यूम अपॉन 24 लग सकता है अभी यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जिंक का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, मेरे पास जिंक का ग्राम्स में मैस दिया हुआ है। अब बच्चे कंफ्यूज पता है क्या होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे डीएम क्यूब का जिक्र तो करा हुआ है। भाई वो डीएम क्यूब में हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है मुझे, लेकिन मुझे सबसे पहले जिंक के गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे मैस ओवर एमआर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे पास जिंक का तो मैस है, मेरे पास जिंक का वॉल्यूम थोड़ी है। जब मेरे पास जिंक का मैस है तो मैं जिंक का मैस यूज करते हुए मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करूंगा ना। अच्छा, थर्ड वाला फॉर्मूला भी हम लोग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि बेटा हमारे पास इसके अंदर भी मैथ नहीं आ रहा, हमारे पास ना वॉल्यूम है जिंक का और ना ही हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग ये दो फॉर्मूला इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला बचा। तो जिस तरह से बेटा मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को भी उसी तरह से काम करना है। स्टेप नंबर 1 इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप नंबर 1 लिख लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हम लोग मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर एमआर, ये हमारा फॉर्मूला है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये कि बेटा हमारे पास मोल्स हमें निकालने हैं, तो मैंने मोल्स यहाँ पे लिख दिए। मैथ्स हमारे पास 4.55 था जिंक का, तो मैंने 4.55 लिखा। ओवर एमआर चाहिए मुझे जिंक का। तो आप सबको ये बात पता है कि जिंक का एमआर जो होता है हमारे पास 65 होता है। अगर नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल से रेफर कर लेना है, आप लोगों को पेपर के पीछे मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो 65 हमारे पास जिंक का एमआर है, तो हम लोगों ने नीचे लिख दिया 65।
ये बहुत सिंपल था, मैंने 4.55 करा डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे जो है ना, मैं हमेशा ना प्रेफर करता हूँ बेटा इस तरह से फ्रैक्शंस में लिखना, ठीक है। आप लोगों को शायद मेरी स्क्रीन के ऊपर, शायद मेरे कैमरे के ऊपर दिखे, तो मैं हमेशा से इस तरह से प्रेफर करता हूँ इसको जो है ना फ्रैक्शंस में लिखना। अभी आगे भी काम करूँगा ना तो आप लोग को समझ आएगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आगे मोल्स 0.07, ठीक है। तो ये मेरे पास 0.07 मोल्स आ गए, ठीक है। ये मेरे पास किसके मोल्स आए बेटा, ये मेरे पास जो मोल्स आए हैं ये आए मेरे पास Zn के, यानी जिंक के, क्योंकि मैंने जिंक की इन्फॉर्मेशन यूज़ करी थी ना, तो मेरे पास मोल्स भी किसके आएंगे, जिंक के आएंगे। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप होता है बेटा हमारे पास मोलर रेशो में मोलर रेशो कंपेयर करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कंपेयर मोलर रेशो। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी आप लोगों को मोलर रेशो कंपेयर करना है तो जो दो चीज़ें जिनके नीचे हमने एरो लगाया था और जिनको हमने हाईलाइट करा था बेटा इक्वेशन के अंदर, उन दोनों का हम लोग मोलर रेशो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास Zn लिख दिया मैंने और एक मैंने लिख दिया H2, क्योंकि मैंने इन दोनों के नीचे ही एरोज लगाए थे और मैंने इन दोनों को ही हाईलाइट करा था अपनी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो अब जरा इनका मोलर रेशो कंपेयर करता हूँ। Zn के देखो बेटा मोल्स यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन के पीछे भी कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है 1 है। अच्छा, मोल्स का बेटा मतलब ये है कि पीछे जो बैलेंसिंग फिगर लगा होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मोल्स। इन जगहों पे जो वैल्यूज लगी होती है ना, इनको हम लोग मोल्स कहते हैं, ठीक है। तो मोलर रेशो आप इधर से कंपेयर करोगे। अच्छा, अब इक्वेशन के अंदर इनका रेशो था 1:1। हमने जो Zn के मोल्स निकाले बेटा वो कितने आए मेरे पास 0.07 आए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और हाइड्रोजन के सामने बेटा आप लिख दो x और इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मतलब है कि 0.07 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। आई होप आप लोग सबको यूनिटरी मेथड आता होगा जो आप लोगों ने मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करा होगा, ठीक है। तो ये जब आप लोग करोगे तो 0.07 ही आएगी x की वैल्यू। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है। तो ये हमारे पास आ गए हाइड्रोजन के मोल्स। अब थर्ड स्टेप क्या था बेटा हमारा, थर्ड स्टेप बेटा हमारा था कन्वर्ट गिवन इंफॉर्मेशन, सॉरी कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड इन्फो, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप क्या था, कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड इन्फो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास रिक्वायर्ड इन्फो क्या है बेटा, वॉल्यूम निकालना है मुझे, ठीक है। मैं एक सेकंड जरा इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ ताकि ये ईजी हो जाए आप लोगों के लिए समझना। हाँ, तो अब मेरे पास थर्ड स्टेप की बारी आती है। अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन के मोल्स हैं, ठीक है। मेरे पास मोल्स आ चुके हैं और मेरी रिक्वायर्ड इन्फो क्या बेटा, वॉल्यूम है। मुझे वॉल्यूम निकालना हाइड्रोजन का। अब सवाल ये आता है कि मेरे पास मोल्स हैं तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं जिससे मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकूं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा मेरे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला ये कि मैस ओवर एम आर, क्या मैस ओवर एम आर से कर सकता हूँ, द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूला से मेरे पास वॉल्यूम थोड़ी आएगा, इस वाले फॉर्मूला से तो मैं मैस या एमआर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तो इनवैलिड हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब मेरे पास या तो ये वाला फॉर्मूला बच गया या फिर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला बेटा सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक ही सब्सटेंस की दोनों चीजें गिवन होती है। जैसे कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती, सही है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती मोल पर डीएम क्यूब के अंदर और मेरे पास इसके मोल्स भी होते हैं, ये वाले मोल्स, ठीक है, तो मैं वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के इसको मैथमेटिकली जो है ना इसका वॉल्यूम निकाल सकता था। लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है बेटा इसकी जो है ना कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, मेरे पास इसका जो है ना सिर्फ मोल्स हैं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मोल्स मेरे पास आ गए हैं 0.07 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मुझे नहीं पता अपॉन 24 था, इसके मतलब फॉर्मूला के अंदर नीचे 24 था। अब मैं क्या करूंगा, मैथ्स का रूल आप लोग को पता है, जो चीज़ नीचे डिवाइड हो रही होती है वो उस तरफ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं 0.07 को ज़रा 24 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 0.07 को इंटू 24 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज़ 1.68। अच्छा, अब ये बात याद रखना भाई कि जो आंसर आया हमारे पास ये डीएम क्यूब के अंदर आया है, ठीक है। अगर ये आपको बोलता कि भाई आप इसको सीएम क्यूब में दो मुझे आंसर, इससे देखो यहाँ पे जैसे मुझे बोला डीएम क्यूब में दो आंसर, अगर मुझे बोलता बेटा सीएम क्यूब में आंसर चाहिए तो फिर मैं क्या करता, मेरे पास डीएम क्यूब के अंदर जो भी वैल्यू आई होती है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देता। तो अगर मुझे डीएम क्यूब में चाहिए तो मैं 1.68 इंटू 1000 करता तो मेरे पास आ जाता 1680 सीएम क्यूब। तो मेरे पास ये जो है ना वो सीएम क्यूब में वैल्यू आ चुकी होती। तो हम लोग जो वॉल्यूम अपॉन 24 वाली फॉर्मूला से जो हम लोग निकालते हैं ना चीज़ बेटा, वो हमारे पास डीएम क्यूब के अंदर आती है। अगर आपने ये वाली सारी चीज़ आपने मैथ्स आपने लेट से 0.07 जो था आपने मैथ्स ग्राम्स में लिया हुआ है, और अगर यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम गिवन होता तो आप यहाँ पे वॉल्यूम अगर आपने डीएम क्यूब में लिया होता तो आपके पास सारी वैल्यूज़ यहाँ भी डीएम क्यूब में ही आती।
ठीक है। तो हमारे पास इस वाले फॉर्मूला से जो भी वैल्यू यील्ड होती है या फिर जो भी वैल्यू निकलती है हमारे पास, वो हमारे पास किस में आती है बेटा, डीएम क्यूब के अंदर आती है। तो दिस वाज हाउ वी डिड आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग को जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, एक और हमारे पास बेटा इक्वेशन दी हुई है, मुझे कहता है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 25 cm ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो मुझे क्या तीन चीजें मुझे डिकोड करनी थी। सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि मुझे किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, मुझे किसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, और मुझे किसके नीचे एरोज लगाने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मुझे किसकी इंफॉर्मेशन जो है वो निकालनी है, मुझे फॉस्फोरिक एसिड की इंफॉर्मेशन निकालनी है। मुझे क्या बोला, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 25 cm ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर आप एक चीज देखो ना, बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर इसकी इंफॉर्मेशन गिवन भी तो है, तो यही तो गिवन इंफॉर्मेशन वाला हो गया और इसी की कैलकुलेट करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोलता हूँ भाई देखो, इसकी जो ना इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो क्यों इसने 25 cm क्यों लिखा है वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है, वो हमें एक हमारी हेल्प के लिए लिखा है उन्होंने, वो क्यों लिखा है हम बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन हमें अभी किसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है बेटा, हम लोग को फॉस्फोरिक एसिड की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हम लोग फॉस्फोरिक एसिड की हमें कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आ गया कि जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकाली है फॉस्फोरिक एसिड की। बोलते हैं रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 12.5 cm³ ऑफ 0.2 मोल पर डीएम³ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे खूबसूरती से इसने मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया कि भाई मुझे एक फॉस्फोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन बेटा किसकी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। अब व्हाट वी नीड टू डू इज, मेरा थर्ड चीज मुझे क्या चाहिए थी बेटा, मुझे एरोज लगाने थे। किसके नीचे एरोज आएंगे, तो मैंने आप लोग बोला था एक एरो किसके नीचे लगेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और एक एरो किसके नीचे लगेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की है, तो मैंने एक एरो इसके नीचे लगा दिया, और एक एरो फॉस्फोरिक एसिड की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, तो मैंने वैसे इसके नीचे एरो लगा दिया। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, आप लोग को ये बात मैंने बताई थी कि वैसे फॉस्फोरिक एसिड जो है वो H3PO4 होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो मैंने ये बात भी बताई थी कि बेटा एसिड हमारे पास H+1 होते हैं, मतलब एसिड्स के अंदर हमेशा H+1 आता है, और फॉस्फेट्स के अंदर हमेशा PO4-3 होता है, तो ये बन जाएगा H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। ये बातें सारी हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर करी थी। जिसको ये चीज़ें नहीं आती तो उसे सॉल्ट मेकिंग या फिर चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो लाजमी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाली पूरी प्लेलिस्ट देखे। ठीक है, तो H3PO4 हमारे पास ये रहा इक्वेशन के अंदर बेटा। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम आप लोग को पता होता है K+1 होता है, मतलब K उसके ऊपर चार्ज +1 होता है, और हाइड्रोक्साइड इज OH और इसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो दैट बिकम्स KOH। ठीक है, तो ये मेरे पास KOH हो गया। तो अगर आप देखो तो KOH मुझे इक्वेशन के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया KOH। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोगों ने एरोज भी लगा लिए, हम लोगों ने जिन चीज़ों के नीचे एरो लगाया हमने उसको हाईलाइट भी कर लिया इक्वेशन के अंदर। अब हम लोग अपने सवाल के ऊपर आते हैं, एंड द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन बेटा इसकी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की है। ठीक है, तो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड की जो गिवन इन्फॉर्मेशन है 25 cm³ जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको बच्चे देना बेटा वो कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स के अंदर, क्योंकि बोलते हैं सर इसकी भी तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, आपने तो ये बात बोली थी कि कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स, तो आपके स्टेप के मुताबिक गिवन इन्फॉर्मेशन तो इसकी भी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई ये बात सही नहीं है, क्योंकि बेटा इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को इसी की चीज निकालनी है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ही इसकी निकालनी है, तो हम लोग इसको जो ना वो गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखना, ये सवाल मैंने इसलिए स्पेसिफिकली आप लोग के लिए चूज करा है क्योंकि इस तरह का जब सवाल आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो जब भी बेटा किसी चीज की इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना, तो उसी की अगर छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे देखो इसकी आधी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आधी निकालनी है इसकी, मतलब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे और मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा ना कि भाई आपको उसका वॉल्यूम दिया है लेकिन आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो आप उसको गिवन इन्फॉर्मेशन में कंसिडर नहीं करोगे। ये जो ना इसकी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, यानी आप इसको थर्ड स्टेप के अंदर जो ना वो यूज करोगे। ठीक है, तो खैर हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन किसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, देखो एक मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कैसे दिया हुआ है मुझे ये बात पता है कि भाई ये वॉल्यूम है क्योंकि cm³ में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम है मेरे पास, और ये मेरे पास बेटा कॉन्सेंट्रेशन है। ये बात मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसका यूनिट क्या है बेटा, मोल पर डीएम³। मोल पर डीएम³ का मतलब क्या है कि इसने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ये बातें आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1, मोल्स को गिवन इन्फॉर्मेशन में मुझे कन्वर्ट करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखो तो मेरे पास वॉल्यूम भी है और मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन भी है, मेरे पास दोनों चीजें हैं। तो अब मुझे कौन सा फॉर्मुला लगाना है मुझे ये डिसाइड करना है। देखो मैथ्स ओवर एमआर वाला फॉर्मुला तो लग नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मैथ्स है ही नहीं। ठीक है,
अब अगर बात करें हम लोग मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला लगा दें, इसके अंदर वॉल्यूम है हमारे पास, 12.5 को अपॉन 24 कर दें, या 12.5 को डिवाइड बाय 1000 करने के बाद हम लोग अपॉन 24 कर दें। तो मैं बोलता हूँ भाई नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई आपके पास इसका वॉल्यूम भी है और कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो जब आपके पास वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों चीजें होती हैं बेटा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। ये बात याद रखना, जब दोनों चीजें मौजूद होंगी तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज मौजूद है, जैसे कि वॉल्यूम अगर मौजूद है, फिर क्या करेंगे? मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 ही इस्तेमाल करेंगे, फिर वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने चूज कर लिया। तो हमारे पास मोल्स हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमारे पास कितना है बेटा? 12.5 cm3। तो सबसे पहले मैं 12.5 से लिख लेता हूँ। लेकिन इसके अंदर ना बेटा एक ट्रिक है छोटी सी, वो ये है कि अगर आप देखो तो बेटा वॉल्यूम जो है ना हमारे पास cm³ के अंदर है, तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू dm³। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जब मेरे पास एक चीज cm³ में होती है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू dm³, तो मैं क्या करूंगा बेटा? डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक साथ ये काम कर रहा हूँ, आप मुझसे सीख लो किस तरह से काम करना है। तो 12.5 को मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया यहाँ पे, और ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया इसकी जगह पे, और इनटू मुझे कॉन्सेंट्रेशन करनी है। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी थी बेटा? 0.2 मोल पर dm³, तो मैंने इसको 0.2 कर दिया। अब आपकी एक छोटी सी मर्जी है, वो क्या है कि भाई या तो आप 12.5 को यहाँ पे कन्वर्ट करो, 12.5 अपॉन 1000 कर दोगे तो ये बन जाएगा 0.0125। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो कि आप यहाँ पे 0.0125 इंटू 0.2 ये कर दो, या फिर आपकी मर्जी की भाई आप 12.5 अपॉन 1000 इंटू 0.2 कर दो। मैं ये प्रेफर करता हूँ ताकि मेरा काम एक साथ हो जाए ना कैलकुलेटर के अंदर, मैं इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन बार बार थोड़ी करने बैठूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो बेटा ये कैलकुलेटर के अंदर मैं किस तरह से वैल्यूज पुट करूंगा। देखो मैंने ये एक फ्रैक्शन वाला बटन था, मैंने इसको दबाया और फ्रैक्शन में मैंने ऊपर लिखा 12.5 अपॉन 1000। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह से मैंने लिखा है, मैं इसी तरह से इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। देखो मैंने 12.5 इंटू 1000 लिखा है, मेरी शायद लाइट कैसे आप लोग को शायद ना दिखे। देखो 12.5 इंटू 1000 मैंने लिखा है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लिखेगा कर्सर को, मैंने 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो आप लोग को अगर शायद दिख रहा हो थोड़ा सा, तो 0.2 से मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इक्वल से दबाऊंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत दफा वैल्यू किस अंदर आती है? फ्रैक्शंस के अंदर आती है। तो मैं क्या करूंगा, SD का एक बटन होगा यहाँ पे, तो मैं SD का बटन दबा देता हूँ। मैंने SD का बटन दबाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। अब बच्चे मसला पता है क्या था? बच्चे बोलते सर ये इंडाइसिस के अंदर आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर दे रहा है ये तो इसको कन्वर्ट अगर आपको करना है तो आप शिफ्ट दबाओगे और ENG दबाओगे, ENG। तो एक दफा दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, तो वापसी में शिफ्ट और ENG दबाऊंगा तो ये देखो इसने क्या कर दिया, मेरा डेसिमल की वैल्यू 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 कर दिया। कि हम लोग तब तक शिफ्ट और ENG दबाते जब तक हमारे पास 10 की पावर 0 नहीं आ जाती। वैसे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करके भी आप आंसर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन जो है वो आप लोग बेहतर है कि इनको 10 की पावर इंटू 0 कर दो, अगर आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म इतना अच्छा नहीं आता है, आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इससे, तो ठीक है, वरना उसमें ही मसला नहीं है। तो खैर हमारे पास मोल्स कितने आ गए बेटा? हमारे पास जब आप लोग कैलकुलेटर से मोल्स निकालोगे तो हमारे पास मोल्स आ गए 0.0025। अच्छा, ये मोल्स मेरे पास बेटा किसके आ चुके हैं? ये मोल्स मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आ गए, दैट इज KOH। ठीक है, तो मेरे पास KOH के मोल्स आ चुके हैं। अब बच्चे मुझसे पूछे सर ये आपको बात कैसे पता चली कि हमने KOH के मोल्स निकाले? भाई ये बात मुझे ऐसे पता चली क्योंकि मैंने KOH की गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करा था। मैंने KOH का वॉल्यूम लिया था और उसी का मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया था। मैंने उसकी वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके मोल्स आएंगे, इसके अलावा थोड़ी किसी के मोल्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सबसे पहला स्टेप। अब हमारे पास बेटा सेकंड स्टेप आता है, दैट इज कंपेयरिंग मोलर रेशियो। अब मोलर रेशियो कंपेयर करना है मुझे। तो अब मोलर रेशियो मैं किस किस का कंपेयर करता हूँ बेटा? जिसके नीचे हम एरोस लगाते हैं और जिसको मैंने इक्वेशन के अंदर हाईलाइट करा होगा, दैट इज H3PO4 एंड KOH। तो मैं यहाँ पे H3PO4 और KOH को जरा जो है ना वो कंपेयर कर लेता हूँ। H3PO4 के अगर आप मोल्स देखो बेटा तो इसके साथ कुछ भी लगा हुआ यानी 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। KOH के साथ आप देखो बेटा 3 लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ। ठीक है, KOH के मैंने मोल्स कितने निकाले थे? 0.0025, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.0025। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास x। अब आई होप आप लोग को यूनिटरी मेथड आता हो। इसमें क्या होता है 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 हो जाता है। मतलब होता क्या है कि 0.025 को हम लोग जो ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये जो ना वो 3x से मल्टीप्लाई आता है। ये बेसिकली होता है ये कि 0.0025 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3x। ये चीज़ें जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई आती है चीज़ें, फिर जब यहाँ पे 3x के साथ होता है तो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई आ जाता है, तो यहाँ से 3 कट जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो खैर एनीवे लंबी बात थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात यह कि हमें 0.0025 को डिवाइड बाय 3 करना है। अब देखो मेरे पास यही वैल्यू थी,
मैंने ना सिंपल इस वैल्यू को मैंने हटाया नहीं अपनी कैलकुलेटर से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन दबा के इसको ना हटा देते हैं, वैल्यू को इरेज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये वैल्यू मेरे पास यही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट, मुझे बस मल्टीप्लाई बाय 1 करना और डिवाइड बाय 3 करना। मल्टीप्लाई 1 करूँ कि नहीं करूँ वो तो मर्जी है ना मेरी, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब मैं जरा इसको डिवाइड बाय 3 कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दबाया डिवाइड का साइन और मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर लिया, इक्वल्स टू दबाया। तो देखो मेरे पास वैल्यू आ गई 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। अगर मुझे अपना डेसिमल थोड़ा सा हटाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हटाना है, तो मैं शिफ्ट ENG दबाऊंगा। फिर मैं शिफ्ट ENG दबाया, देखो 10 की पावर 0 में आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, अब उस पर भी मसला नहीं है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसको तुम मल्टीप्लाई बाय 0 के अंदर ले आओ, मतलब ये जो 10 की पावर 0 ना यहाँ तक ले आओ। तो क्या होगा इससे कि तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि यार तुम्हें जो है ना वो, मतलब तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। तो अब तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही है भाई, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.000833। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू ना देखो 333 आगे तक ना चल रहे हैं, आगे तक चल रहे हैं, लेकिन मैं जो ना इस वैल्यू को अपने पास इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये मैंने वैल्यू को ना बेटा अप्रोक्स कर दिया यहाँ पे। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं लिख सकता, क्योंकि रिकरिंग डेसिमल्स है इसके अंदर, तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा यहाँ पे। लेकिन मैं ये वाली वैल्यू जो अपने कैलकुलेटर के अंदर आई रही है, मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है, ताकि मैं इसको अभी आगे यूज कर सकूँ। अच्छा, ये जो एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है, ये क्या है बेटा, मेरे पास H3PO4 के मोल्स आए। तो ये मैंने H3PO4 के मोल्स मैंने लिख लिया कि भाई ये मेरे पास H3PO4 के मोल्स हैं। अब मेरे पास थर्ड स्टेप है, और वो थर्ड स्टेप क्या है मेरा बेटा, वो थर्ड स्टेप है कि हमारे पास जो भी मोल्स आए हैं H3PO4 के, उसको मुझे इसकी रिक्वायर्ड इन्फो में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप देखो तो मेरे पास रिक्वायर्ड इन्फो क्या थी, मुझे फॉस्फोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी और मुझे फॉस्फोरिक एसिड का वॉल्यूम गिवन था मेरा बेटा। तो अब मुझे क्या करना है, अगर आप ये बात देखो तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए तो बेटा मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। और मेरे पास H3PO4 के मेरे पास मोल्स भी हैं, मेरे पास इसका वॉल्यूम भी गिवन है और मुझे सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है बेटा, शुरू में जो आप लोग शायद बोल रहे होगे कि यार ये 25 सेम क्यूब तो H3PO4 की गिवन इन्फॉर्मेशन है। भाई ये गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसलिए सिर्फ आपको दिया हुआ था ताकि आप जब उसके आपके पास मोल्स आ चुके हो तो आपके पास वॉल्यूम भी हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन इजीली निकाल सको। सही है, तो ये बात समझना बड़ी जरूरी है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है ना, उसकी हमारे पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उसका मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी होती है। मतलब अगर आपको बोले भाई कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4, तो आप इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, वो आखिरी स्टेप के अंदर यूज होगी आपको हेल्प करने के लिए। तो अब हमारे पास H3PO4 के मोल्स थे बेटा 0.00083 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। अच्छा, अब मैं जरा इस स्टेप को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं बच रही है। तो मेरे पास मोल्स थे 0.00083 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे पास सबसे पहले बेटा वॉल्यूम मेरे पास कितना था 25। लेकिन याद रहे कि ये बात भी बेटा कि ये कितना किसमें वॉल्यूम, ये CM क्यूब में, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, DM क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं वॉल्यूम कैसे लिख लूंगा 25/1000। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग CM क्यूब से DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया 25/1000 लिख दिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन। मुझे नहीं पता कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो मैंने फॉर्मूला के हिसाब से इनटू कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, सबसे पहले क्या करूंगा भाई, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब कि 0.00083 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 इंटू कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा 0.00083 मल्टीप्लाई बाय 1000 रहेगा और अपॉन 25 कर देंगे हम, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अकेला हो जाएगा जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा मैं इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट कर लेता हूँ। अब देखो सिंपल सी बात थी, ये मैंने आंसर रखा था, सही है, ये मैंने आंसर इसलिए रखा था क्योंकि मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि बेटा यहाँ पे 0.0000833 जो हमारे पास वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट थी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ये एक्यूरेट है और हम लोग को यही वैल्यू यूज़ करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0.0000833 है ना, सबसे पहले हम लोग को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, ज़रा कर लो। अब या दो काम कर सकते हो, या तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई करो फिर इसको डिवाइड बाय 25 करो, या तो ये कर लो, या फिर ये काम करो भाई इसमें फ्रैक्शन लगाओ। ये फ्रैक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। 0.0000833 वाली वैल्यू मैं खुद से टाइप नहीं करूंगा, ये मेरे पास आंसर वाला जो बटन है इसके अंदर वैल्यू सेव होगी, तो मैं लिखूंगा आंसर, ठीक है, और आंसर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर बेटा मैं लिख दूंगा 25, डिनोमिनेटर के अंदर मैंने 25 लिख दिया। तो मैं इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये मैंने इक्वल्स टू दबाया तो देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1/30। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल्स, तो मैंने SD दबाया तो मेरे पास क्या आ गया 0.0333। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर था, दैट वाज 0.0333
मोल पर डीएम क्यूब। क्यों मोल पर डीएम क्यूब मैंने क्यों लिखा है भाई? मोल पर डीएम क्यूब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर डीएम क्यूब के अंदर होगी। तो ये बेटा मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। जिसको नहीं भी समझ आई ना वो वापसी सुन ले। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले बेटा गिवन इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करा इनटू मोल्स। गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की थी, मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड की नहीं थी, ये बात याद रखना। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड की तो मुझे निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है इसकी मैं इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करा और मैं इसके मोल्स निकाल लिए। सेकंड स्टेप मैंने लगाया कंपेयर मोलर रेशियो, मैंने इन दोनों के मोल्स कंपेयर करे इक्वेशन के अंदर में से, और मैंने जो है ना वो एक्स की वैल्यू निकाल ली। यानी एक्स मेरे पास क्या था भाई, H3PO4 के मोल्स थे। ठीक है, तो मैंने H3PO4 के मैंने मोल्स निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप मैंने क्या करा कि मैंने H3PO4 के मेरे पास मोल्स थे, मेरे पास H3PO4 का वॉल्यूम था, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। बट याद रहे मैंने क्या करी कि हरकत कि मैंने जो है 25 जो सीएम क्यूब थी, यानी वैल्यू मेरे पास सीएम क्यूब के अंदर थी, तो इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया। ठीक है, तो ये मेरे पास है ना मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लग गया। अब क्या करना है, एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक और सवाल है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। अब देखो मेरी बात समझो यहाँ पे कि हम लोग किसकी की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, हमें तीन क्या की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक, किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसकी हमें निकालनी है, और हमारे पास किसके नीचे एरोज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कैलकुलेट द मैक्सिमम मास, क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। किसका निकालना है, आयरन 3 ऑक्साइड का। अब सबसे पहले तो मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी भाई आयरन 3 ऑक्साइड होता क्या है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो हमारे पास आयरन बेटा Fe होता है। ठीक है, अब Fe के ऊपर क्या चार्ज है वो देखो, मुझे एग्जामिनर ने यहाँ पे ब्रैकेट में बताया हुआ है। यहाँ पे से लिखा हुआ है Fe ब्रैकेट में रोमन में 3 लिखा हुआ है। इसमें देखो रोमन में क्या लिखा है, 3 लिखा है। रोमन में 3 लिखने का मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज बेटा पॉजिटिव 3 है। अगर यहाँ पे बेटा रोमन में 2 लिखा होता है, यानी अगर ऐसे लिखा होता है एग्जामिनर ने आयरन 2 ऑक्साइड, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि Fe के ऊपर चार्ज क्या पॉजिटिव 2 है। यहाँ बहुत दफा लिखा होता है एग्जामिनर ने वेनेडियम, वेनेडियम रोमन में लिखा होता है 5 ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई V के ऊपर चार्ज क्या है, +5 है। समझ आ रही बात? तो जब भी एग्जामिनर आपको कोई रोमन के अंदर कोई चार्ज देगा ना, तो हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो जो है ना वो डिनोट करेगा भाई उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। मतलब अगर रोमन में 3 लिखा हुआ है तो चार्ज +3, अगर रोमन में 2 लिखा हुआ है तो चार्ज +2, अगर रोमन में 4 लिखा है तो चार्ज +4। तो यहाँ मुझे पता चल गया भाई Fe+3 है, और ऑक्साइड इज O का मतलब होता है भाई -2, तो ये क्या बन जाएगा भाई, Fe2O3 बन जाएगा मेरे पास। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो Fe2O3 मेरे पास इक्वेशन के अंदर ये रहा। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास Fe2O3। ये चीज़ें बेटा मैंने सारी एसिड बेसिस की प्लेलिस्ट के अंदर कवर करी है। अगर आप लोग को नहीं आती तो मैं आप लोग को पहले बोलूंगा कि एसिड बेसिस की प्लेलिस्ट देखो, इसके बाद ये चीज़ें देखना। ठीक है, बोलता है दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 39.2 ग्राम्स ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद एक्सेस स्टीम। अच्छा, अब आप लोग को मैंने बताया कि भाई किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका कोई काम नहीं होता। हम लोग सिर्फ देते हैं कि इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है और किसकी निकालनी और किसके नीचे हमें एरोज लगाने। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देख लो तो आयरन की मुझे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। मुझे आयरन का दिया हुआ है मैस, आयरन का 39.2 ग्राम्स मैस दिया हुआ है। तो अगर आप देखो एरोस किसके नीचे लगेंगे बेटा, एरोस लगेंगे एक जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और जिसकी गिवन है। निकालनी है हमें किसकी है भाई, आयरन 3 ऑक्साइड की निकालनी, तो एक एरो उसके नीचे आ जाएगा, और गिवन किसकी है बेटा, आयरन की है, तो आयरन के नीचे एक एरो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और आयरन मेरे पास Fe होता है, तो Fe देखो इक्वेशन के अंदर मेरे पास ये रहा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप लगाते हैं, दैट इज कन्वर्टिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स। तो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट करना है, और अगर आप देखो तो गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस दफा बेटा क्या है, मेरे पास मैथ्स गिवन है। तो मैथ्स जब मेरे पास गिवन होता है तो मैं मोल्स इक्वल्स टू मैथ्स ओवर mr वाला ही फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि मैथ्स को कन्वर्ट करने के लिए, मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। तो मोल्स इज इक्वल्स टू मैथ्स कितना है मेरे पास, 39.2 अपॉन mr करना पड़ेगा मुझे। अब mr मेरे पास कितना है आयरन का, जरा मुझे ये देखना है। तो अगर आप आयरन देखो तो बेटा आयरन ये रहा मेरे पास, और आयरन का mr है 56। तो मैं जरा जो है ना 56 से डिवाइड करवा देता हूँ उसको। तो अगेन वही काम करूंगा मैं, 39.2 अपॉन 56 करूंगा इस तरह से। ठीक है बेटा, और मैंने इक्वल्स टू दबाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.7। तो मेरे पास मोल्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0.7 आ चुकी है। ये मेरे पास भाई किसके मोल्स आ गए हैं, ये मेरे पास बेटा Fe के मोल्स आ गए हैं। बच्चे पूछते सर कैसे पता, भाई क्योंकि मैंने Fe की गिवन इन्फॉर्मेशन को मोल्स में कन्वर्ट करा था ना, Fe के मैथ्स को mr से डिवाइड करके कन्वर्ट करा था। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं जो हूँ वो मोल्स निकालूंगा तो वो भी Fe के ही आएंगे। तो अब मेरे पास सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, कंपेयर मोलर रेशो। अब मोलर रेशो मुझे कंपेयर करना है। मोलर रेशो किसका कंपेयर करते हैं, जिसके नीचे हमने एरोस लगाए हुए होते हैं और जिसको मैंने हाईलाइट करा था अपनी इक्वेशन के अंदर, दैट वाज Fe एंड Fe2O3।
ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप Fe2O3 को पहले लिख लो, Fe को बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लिखने वही वो चीज़ है। तो Fe के साथ बेटा 3 लगा हुआ था, तो मोल्स Fe के 3 थे, और Fe2O3 के साथ बेटा 1 लगा हुआ था, कुछ नहीं था तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, अब अगर आप देखो तो Fe के मोल्स कितना आ गया बेटा 0.7, तो Fe के नीचे आप लिख दोगे 0.7 और Fe2O3 के नीचे आप लिख दोगे x। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बन जाएगा 0.7 इंटू 1/3। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कैसे, क्योंकि बेटा ये चीज़ें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं, मतलब 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा और 0.7 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर x को अकेला करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.7 इंटू 1/3 करेंगे। तो मैंने यही चीज़ आपके सामने पहले लिख दी। ठीक है, तो जब हम लोग ये करेंगे तो देखो हमारे पास 0.7 आ चुका था पहले कैलकुलेटर के अंदर। मैं देखो, मैं आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं वैल्यूज रिमूव नहीं करता अपने कैलकुलेटर से अंदर, क्योंकि यही वैल्यूज मैं आगे यूज़ करूंगा हर स्टेप के अंदर। तो मैंने लिख दिया 0.7, इसको मैं ज़रा डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड बाई 3। तो मेरे पास देखो आंसर क्या आया, मेरे पास आई वैल्यू 0.23333। अभी चलता रह रहा है 3, तो मैं सिर्फ 0.233 लिखूंगा, ये वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर रहने दूंगा। तो मैंने लिखा 0.233 इज इक्वल्स टू एक्स। अब x का क्या मतलब है, x का मतलब है भाई मेरे पास ये जो है वो Fe2O3 के मोल्स आ गए, तो ये आ गए मेरे पास मोल्स ऑफ Fe2O3। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया अपने पास। अब थर्ड स्टेप आता है मेरा। थर्ड स्टेप क्या है भाई, मेरा थर्ड स्टेप है टू कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड इन्फो। मेरे पास मोल्स किसके आ चुके हैं बेटा, Fe2O3 के मेरे पास मोल्स हैं, मुझे उसकी इसकी रिक्वायर्ड इन्फो के अंदर कन्वर्ट करना है। मेरे पास रिक्वायर्ड इन्फो, मुझसे मांगा क्या था सवाल ने, मुझे सवाल ने मांगा था मैक्सिमम मैथ्स। अब मैक्सिमम बोले या मिनिमम मैथ्स बोले एक ही बात है, मुझसे क्या मांगा है भाई, मैथ्स मांगा है। जब मुझसे मैथ्स मांगा है तो बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मेरे पास मोल्स है, तो मुझे जब मैथ्स निकाले तो मैं मोल्स इक्वल्स टू मैथ्स ओवर एमआर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। मैं ना ही वॉल्यूम अपॉन 24 इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना ही मैं वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना, मुझे तो मैथ्स चाहिए। तो मोल्स इक्वल्स टू मैथ्स ओवर एमआर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि भाई मेरे पास मोल्स कितने हैं Fe2O3 के, दैट आर 0.233। ठीक है, तो मोल्स यहाँ मेरे पास आ गया फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू मैथ्स ओवर एमआर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी बेटा कि हमारे पास मोल्स कितने हैं भाई, मेरे पास मोल्स हैं यहाँ पे 0.233 इज इक्वल्स टू मैथ्स, मुझे नहीं पता, ओवर एमआर। अब एमआर मुझे Fe2O3 का एमआर चाहिए। तो अगर आप Fe2O3 के अंदर देखो तो Fe2O3 के अंदर बेटा 2 Fe हैं हमारे पास। तो Fe एक होता है बेटा 56 का, तो 56 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस एक O होता है बेटा हमारे पास 16 का। ठीक है, एक O के आइटम का मास कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा 0.33 देखो मैंने रहने दिया है। अब मसला पता है क्या है, मुझे जो भी 0.233 वैल्यू आ रही है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका जो भी आंसर है मतलब इनका जो कंबाइंड आंसर है ना उससे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप देखो तो मैं अगर कैलकुलेटर के अंदर पहले इसका वैल्यू निकालूंगा, मेरे पास ये 0.233 जो रिकरिंग आ रहा है ना, जो यानी मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है वो रिमूव हो जाएगी कैलकुलेटर से। तो इसको बड़ी खूबसूरती से करूंगा, मैं क्या करूंगा 0.233 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे इसके टोटल एमआर से करना है। तो मैं जरा टोटल एमआर इसका इधर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो टोटल एमआर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अब अगर आप देखो तो 56 इंटू 2, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और एक और ब्रैकेट लगाऊंगा अंदर वाला, तो ये बन गया 56 इंटू 2। ये मैंने 56 इंटू 2 कर दिया, ये ब्रैकेट एक क्लोज हो गया, प्लस एक और ब्रैकेट मैंने ओपन करा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और 16 इंटू 3 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 16 इंटू 3। ठीक है, और मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज करा और मैंने एक और ब्रैकेट क्लोज करा। अब इसकी क्या वजह थी, अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा मैंने जो ना वो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाए थे। एक ब्रैकेट ना ये 56 इंटू 2 के लिए था, ठीक है, और जो बड़ा ब्रैकेट था ना ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई ये जो 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, यानी ये जो पूरा आंसर है ना, ये जो पूरा आंसर आ जाए ना वो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। उस पूरे आंसर को तो मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से जो 0.233 जो रिकरिंग डेसिमल आ रहा था ना उससे। तो तुम जो ना क्या करोगे, इसको इक्वल टू दबाओगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.33। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 37.33। याद रहे मैथ्स निकाला था तो मैथ्स के साथ हमारा यूनिट क्या लगता है, ग्राम्स का लगता है। तो मैंने इस तरह से इक्वल्स टू मैथ्स लिख दिया इसको। अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना ये काम, तो वो क्या कर ले कि 56 इंटू 2 को जरा अलग से मल्टीप्लाई कर दे। तो 56 इंटू 2 इज आई गेस 1112 प्लस 16 इंटू 3 इज 48। ठीक है, तो 112 प्लस 48 इज आई गेस ये हो जाएगा 10, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस ये हो गया 6, तो ये हो गया 160। ठीक है, तो 160 को जरा मल्टीप्लाई कर दे 0.2333 जो वैल्यू आ रही थी। मेरा मकसद पता है क्या, मेरा मकसद आपको ये बताने का ये था कि बेटा ये जो 0.233 वैल्यू है ना, जब ये कैलकुलेटर के अंदर आ रही थी, इस वैल्यू को आप प्रिजर्व रखो अपने पास, इस वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर रहने दो, क्योंकि यही वैल्यू आप आंसर वाले बटन से यूज करोगे।
क्योंकि वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट नहीं थी ना, वो वैल्यू जो है ना वो बहुत आगे तक चल रही थी, मतलब रिकरिंग डेसिमल था। तो कैलकुलेटर उसकी एक्यूरेट वैल्यू देगा। आप अगर 0.233 से मल्टीप्लाई करते ना, अगर आप सिर्फ 0.233 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता। 0.233 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता 160 से, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास आंसर बन रहा है 37.28, लेकिन मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 37.33। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता बेटा, इनएक्यूरेट हो जाता। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर क्या था 37.33 था, लेकिन अगर आप 0.233 को लेते इंस्टेड ऑफ द कैलकुलेटर वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी, तो आपका आंसर डिविएट करेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक मोल्स कन्वर्जन। इंशाल्लाह इसके हम लोग टॉपिकल्स करेंगे, तो और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस तरह से इसके सवाल आते हैं और किस तरह से हम लोग है ना इसकी वर्किंग करनी होती है। मेजर कॉन्सेप्ट बेटा सारा यही है, इसके अंदर सारा क्रक्स जो था वो यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।